हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 4 करेंगे और आज हम अपने सिलेबस का सेकंड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट 3 रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनियर एंड अ शेड्यूल। अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चनियर होता है ये एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है, जिन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस का आंसर रेस्पोंडेंट अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप कर लेता है। वाइल एज शेड्यूल भी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ही होता है, लेकिन यहां पे इन्यूमरेटर रेस्पोंडेंट को क्वेश्चन पूछता है, जो भी उस रेस्पोंडेंट का रिप्लाई होगा उस रिप्लाई को इन्यूमरेटर खुद ही नोट डाउन कर लेता है उस शेड्यूल के अंदर। यही डिफरेंस मैंने यहां पे लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इन अ क्वेश्चनियर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस which are answered by the respondent himself in his own handwriting। क्वेश्चनियर में एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिनका आंसर रेस्पोंडेंट खुद ही अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेता है। शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे, इज अ डिवाइस ऑफ ऑब्टेनिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन अ फॉर्म which is filled by the interviewer or enumerators in a face to face situation with the respondent। शेड्यूल में भी हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है। ये एक ऐसा तरीक होता है डेटा कलेक्शन का जहां पे इनोमिनेटर और इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता है रेस्पोंडेंट से फेस टू फेस, और जो भी उसके रिप्लाईज होंगे उनको रिकॉर्ड कर लेता है इनोमिनेटर खुद ही। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू द फिफ्थ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने 4 मेथड्स को डिस्कस किया था। वन वाज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, second was indirect oral investigation, third was information received through local agencies, fourth was mailed questionnaire method। अब हम फिफ्थ मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज शेड्यूल सेंट थ्रू enumerators। In this method the enumerators go to the respondents personally with the schedule list of questions, ask them the questions therein and record their replies। शेड्यूल सेंट थ्रू enumerators वाले मेथड में क्या होता है, enumerator पर्सनली जाता है रेस्पोंडेंट के पास, उससे क्वेश्चंस पूछता है, जो भी उसके रिप्लाईज होंगे उनको रिकॉर्ड कर लेता है उस शेड्यूल के अंदर। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर हाई डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स इज डिजायर्ड। शेड्यूल सेंट थ्रू इन्यूमरेटर वाला मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जहां पे डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स हाई होना चाहिए। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड की एक डिसएडवांटेज होती थी, वहां पे काफी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स हमें रिप्लाई करके आंसर्स दे देते थे। उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम शेड्यूल सेंट थ्रू इन्यूमरेटर वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हाई डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स होता है। पॉपुलेशन सेंसस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कंडक्टेड बाय दिस टेक्निक। पॉपुलेशन सेंसस जो किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें यही वाली टेक्निक यूज की जाती है डेटा कलेक्शन के लिए। Now let's talk about the merits of this particular method. The enumerators can explain in detail the objectives and aims of the inquiry to the informants and impress them upon them the need and utility of the correct information। क्योंकि यहाँ पे enumerator डायरेक्टली पर्सनली रेस्पोंडेंट के पास मिलने जाता है, तो इन्यूमरेटर डिटेल में रेस्पोंडेंट को इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स बता सकता है, जिसकी वजह से जो रेस्पोंडेंट होगा वो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन वापस दे सकता है। इन्यूमरेटर्स कैन डिस्पेल द डाउट्स इफ एनी। और अगर रेस्पोंडेंट के दिमाग में इस पर्टिकुलर सर्वे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, उन सभी डाउट्स को क्लियर भी किया जा सकता है बाय द इन्यूमरेटर्स। This technique is very useful in extensive inquiries and generally yields fairly dependable and reliable results due to the fact that the information is recorded by highly trained and educated enumerators।
ये वाली टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज, यानी कि जहां पे आपको डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वहां पे आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपका इनोमिनेटर होता है, जो रेस्पोंडेंट्स के आंसर्स को रिकॉर्ड कर लेता है, वो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल होता है, इसलिए यहां पे हमारा डेटा काफी रिलायबल बन सकता है। There is a very little scope of non-response since the enumerators personally call on the respondents to obtain information. यहां पे जो ये वाला मेथड होता है, इसमें लिटिल स्कोप ऑफ नॉन रेस्पॉन्स होता है, बिकॉज सिंस इनोमिनेटर पर्सनली रेस्पोंडेंट के पास मिलने जाता है, तो यहां पे नॉन रेस्पॉन्सिवनेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड इवन इफ द रेस्पोंडेंट इज इलिटरेट। जो इससे पहले वाला मेथड हमने पढ़ा था, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी कि वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके रेस्पोंडेंट्स लिटरेट होंगे, एजुकेटेड होंगे। हाउएवर उस डिसएडवांटेज को भी ओवरकम किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, दैट इज शेड्यूल सेंट थ्रू enumerators. The enumerators can effectively check the accuracy of the information supplied by some intelligent cross questioning by asking some supplementary questions. यहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है रेस्पोंडेंट को। अगर रेस्पोंडेंट कभी कभी आपको लगेगा कि ये सही इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में। It is fairly expensive method since the team of enumerators is to be paid for their services and as such can be used only by those institutions which are financially sound. ये fairly expensive method है डेटा कलेक्शन का, बिकॉज यहाँ पे आपको enumerators हायर करने पड़ते हैं, जो enumerators काफ़ी हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको आपको काफ़ी हाई सैलरी भी देनी पड़ती है, इसीलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाता है। और ये वाला मेथड खाली वो इंस्टीट्यूशंस, वो कंपनीज अप्लाई कर सकती है जो कि क्या होगी, फाइनेंशियली साउंड। इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप यहां पे क्या करते हो, रेस्पोंडेंट के पास पर्सनली जाते हो डेटा कलेक्शन के लिए। नो डाउट आपके पास बहुत सारे इनोमिनेटर्स होंगे, बट स्टिल इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। The success of this method largely depends upon the efficiency and the skill of the enumerators. Hence, the enumerators have to be trained properly. They should clearly understand the aims and objectives of the inquiry. जो ये वाला मेथड होता है, शेड्यूल सेंट थ्रू एन्यूमरेटर वाला मेथड जो होता है, इसकी सक्सेस होली एंड सोली डिपेंड करती है कि आपका एन्यूमरेटर कितना एफिशिएंट है, कितना स्किलफुल है। इसीलिए यहां पे आपको इनोमिनेटर्स को पहले प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ता है डेटा कलेक्शन के लिए, और इनोमिनेटर को काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो आपके इनोमिनेटर्स होंगे उनकी लोकल लैंग्वेज काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए जिस एरिया में मैं डेटा कलेक्शन के लिए जा रहा हूं वहां के कस्टम्स क्या है, वहां के ट्रेडिशंस क्या है। देयर इज सम स्मॉल वेरिएशन इन द डेटा कलेक्टेड बाय डिफरेंट इनोमिनेटर्स एंड अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज द वेरिएशन। अब यहां पे डेटा कलेक्शन के लिए डिफरेंट इनोमिनेटर्स को हायर करते हो डिफरेंट रीजन्स में। हर एक इनोमिनेटर अपने हिसाब से डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है, जिसकी वजह से डेटा कलेक्शन में वेरिएशन आ सकती है। एक इनोमिनेटर अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करेगा, दूसरा इनोमिनेटर अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करेगा। तो ये वेरिएशंस को रिड्यूस करने के लिए भी आपको कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड ऑल्सो लाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट on the efficiency and wisdom with which the schedule is prepared or drafted. इस मेथड की सक्सेस और भी डिपेंड करती है कि आपने कितने अच्छे तरीके से शेड्यूल प्रिपेयर किया है। शेड्यूल क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है। उन क्वेश्चंस को आपने कितने एफिशिएंसी के साथ लिखा हुआ है, उस पे भी इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी इस वाले मेथड की। तो होपफुली ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। शेड्यूल सेंट थ्रू इनोमिनेटर वाला मेथड क्या होता है, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स।
अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा. द चीफ सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं. वन इज पब्लिश्ड सोर्सेज एंड द अदर वन इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज. अब हम ये देखेंगे कि पब्लिश्ड सोर्सेज क्या होता है एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं. सबसे पहले हम पब्लिश्ड सोर्सेज की बात करते हैं. ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत है. इट इज अ सोर्स ऑफ पब्लिश्ड डेटा. पब्लिकेशंस ऑफ सेमी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस, publications of research institutions, publications of commercial and financial institutions, reports of various committees and commissions appointed by the government, newspaper and magazines, international publications. These are all sources of published data. ठीक है ना. अब अगर हम unpublished sources की बात करेंगे, the statistical data need not always be published. There are various sources of unpublished statistical material, such as records maintained by a private firm or business enterprise. अगर आप किसी भी प्राइवेट फर्म या बिजनेस एंटरप्राइज के प्राइवेट डेटा को देखोगे, लाइक जो उन्होंने खुद के लिए कलेक्ट किया होगा साल भर, और एक साल के बाद अगर वो उसी कलेक्टेड डेटा को इस्तेमाल करेंगे अपने पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो उस टाइम पे उनका सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा बन जाएगा. और वो कौन सी एग्जाम्पल है अनपब्लिश्ड सोर्स की. In some socio-economic surveys, the information is gathered from the respondents with a promise that it is exclusively meant for research programs and will be kept strictly confidential. Such data are not published. किसी सोशो-इकोनॉमिक सर्वे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है फ्रॉम द रेस्पोंडेंट और उनको एक प्रॉमिस किया जाता है कि आपका जो ये डेटा होगा इसको हम किसी भी जगह पे पब्लिश नहीं करेंगे, इसको हम स्ट्रिक्टली क्या रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. तो वो भी हमारे लिए कभी क्या बन सकता है, सोर्स ऑफ अनपब्लिश्ड डेटा बन जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस दैट वन शुड यूज व्हाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा. हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज करेंगे. सेकेंडरी डेटा शुड बी यूज्ड विथ एक्स्ट्रा कॉशन. जब भी हम सेकेंडरी डेटा को यूज करेंगे तो हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा. बिफोर यूजिंग सच डेटा द इन्वेस्टिगेटर शुड टेक अ स्पेशल नोट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. जब भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज करोगे, जो इन्वेस्टिगेटर होगा, ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी होगी, उसको स्पेसिफिक फैक्टर्स पहले ध्यान में रखने होंगे उस सेकेंडरी डेटा को यूज करने से पहले. द फर्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा. आपको पहले चेक करना होगा जो मैं डेटा सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा हूं ये कितना रिलायबल है. और ये रिलायबिलिटी कैसे चेक की जा सकती है, बाय द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स. द रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. आप किसी डेटा की रिलायबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हो. सबसे पहले आप देखोगे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा कलेक्ट किया है वो कितनी रिलायबल है और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है. सेकेंड वन इज द रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा कलेक्ट किया है, लेट अस से वो एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. अब दूसरा पॉइंट आप चेक करोगे कि जिन सोर्सेज से इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है वो सोर्सेज कितने रिलायबल है. The third point that one should keep in mind is that the methods used for the collection and analysis of data. अब let us say जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डेटा कलेक्ट किया है वो रिलायबल है और जिस सोर्स से इन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है वो भी रिलायबल है. अब आपको साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इन्होंने किन स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए. ये सारी चीजें अगर फुलफिल हो जाएगी तो आप बोलोगे ये वाला सेकेंडरी डेटा क्या है, रिलायबल है. नेक्स्ट पॉइंट दैट वन शुड कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा, दैट इज द सुटेबिलिटी ऑफ द डेटा. फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट, यहां पे भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी होगी. टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ द गिवन इंक्वायरी विद द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन. आप देखोगे जिस पर्पस के लिए ये डेटा, ये सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया गया था,
जो उसका नेचर था, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसका स्कोप था, क्या वो मेरे ऑब्जेक्टिव्स, मेरे स्कोप एंड मेरे नेचर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट आप यहां पे ध्यान में रखोगे, दैट इज टू कंफर्म दैट द वेरियस टर्म्स एंड यूनिट्स वेयर क्लियरली डिफाइंड एंड यूनिफॉर्म। जो सेकेंडरी डेटा आप यूज करोगे, आपको देखना होगा जो वहां पे टर्म्स यूज की गई है, जो वहां पे यूनिट्स यूज किए गए हैं, क्या वो क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं है, क्या उसमें यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, अगर सेकेंडरी डेटा आप यूज कर रहे हो, लेट अस से उसमें उन्होंने वेट को लिया हुआ है इनटू कंसिडरेशन। एक जगह पे उन्होंने वेट लिखा है ग्राम्स में, कहीं पे लिखा है पाउंड्स में, और कहीं पे लिखा है किलोग्राम्स में। तो ये डेटा जो है, इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी वाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। जो भी आपके यूनिट्स होंगे, जो भी आपकी टर्म्स होगी, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, टू टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंस इन द टाइमिंग्स ऑफ द कलेक्शन and homogeneity of conditions for the original inquiry and the investigation in hand। एक और पॉइंट आपको याद रखना होगा suitability of the data के लिए, that is the timing। कि जो ऑलरेडी डेटा, सेकेंडरी डेटा मुझे मिल रहा है, ये किस टाइम पीरियड पे कलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी while using the secondary data। रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा भी आपने देख लिया एंड suitability ऑफ द डेटा भी। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होगी while using the secondary data, that is the adequacy of the data। Even if the data is reliable and suitable, it may not be adequate। जो आप डेटा यूज करोगे, कभी कभी वो रिलायबल भी हो सकता है, सुटेबल भी हो सकता है, लेकिन स्टिल वो एडुकेट नहीं हो सकता। This happens when the coverage given in the original inquiry was too narrow or too wide than what is desired in the current inquiry। Let us say, जो आपको सेकेंडरी डेटा मिल रहा है वो रिलायबल भी है, वो सूटेबल भी है, लेकिन वो डेटा जब कलेक्ट किया गया था उसमें एक छोटा सा एरिया कवर किया गया था डेटा कलेक्शन के लिए। वाइल एज जो आपकी इंक्वायरी है, जिसके लिए आप डेटा चाहिए, जो डेटा आपको चाहिए होगा, उसका जो एरिया है वो काफी बड़ा है, ठीक है। ऑल्दो जो ये वाला डेटा आपको मिल रहा है सेकेंडरी डेटा, ये रिलायबल भी था, सूटेबल भी था, लेकिन स्टिल आप बोल सकते हो कि ये एडुकेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो डेटा ऑलरेडी हमें मिल रहा है ये एक छोटे से एरिया से लिया गया है, वाइल एज हमारा जो डेटा हमें चाहिए होगा वो हमें एक वाइडर एरिया से लेना है, ठीक है। एडुकेसी के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दैट इज another important factor to decide about the adequacy of the available data for the given investigation is the time period for which the data are available। एडुकेसी ऑफ डेटा को चेक करने के लिए आपको टाइम पीरियड भी ध्यान में रखना होगा कि जो डेटा मैं यूज करने जा रहा हूं सेकेंडरी डेटा, ये किस टाइम पीरियड पे लिया गया था। क्या ये डेटा ज्यादा पुराना तो नहीं है, तब तो ये मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूजलेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होता है व्हाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। तो होपफुली सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन and thanks for watching this lecture।